हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है सीओ। सीओ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट गर्ल है। इसके साथ साथ वो काफ़ी सुंदर भी दिखती है। आजकल वो पेलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। वो अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है और लगता है कि उसके लिए उसका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे वो अपनी पर्सनल लाइफ से अक्सर ऊपर ही रखती हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस ड्रामे में हमारा मेन लीड, उसका नाम जंगकुक है। सॉरी, ये वाला जंगकुक नहीं, बल्कि ये वाला जंगकुक। और वो इस ड्रामे में एक रेस्क्यूअर है, एक फायर फाइटर। अपनी हैंडसम अपीयरेंस के साथ साथ उसका हार्ट भी बहुत स्वीट है। अब इन दोनों की मुलाकात कैसे होगी, इनकी लव स्टोरी कैसे बढ़ेगी, ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। एक दिन सीओ अपना एक पार्सल रिसीव करती है और यहाँ पर बैठी जब वो अपना बॉक्स खोल रही थी तो उसके पास ही कुछ लड़के आपस में गॉसिप्स कर रहे थे। उनमें से एक लड़के की शादी होने वाली थी, लेकिन लगता है कि वो अपनी होने वाली पत्नी से सिंसियर नहीं था। और इसी तरह की बातें वो अपने फ्रेंड से कर रहा था कि वो आज रात किसी यंग लड़की के साथ स्पेंड करना चाहता है। ये सब सुनकर सीओ को बहुत बुरा लगता है कि जिंदगी में शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और अक्सर हम जिनको अपना बहुत प्यारा और लॉयल समझते हैं वो लोग भी ऑनलाइन खरीदे हुए आइटम्स की तरह निकलते हैं। ऊपर से कुछ दिखाए जाते हैं और बॉक्स के अंदर से बेकार निकलते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही था। इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन वो एनोनिमस बनकर एक फॉरम पर पोस्ट कर देती है जहाँ की वो एक्टिव मेंबर हुआ करती थी। उसे लगता था कि शायद वो लड़की ही या उसकी कोई फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन देख लेगी और उस लड़की को शादी से रोक देगी। उसने तो अपना काम कर दिया था, आगे उस लड़की की किस्मत। अब उसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो होम अप्लायंसेस को लेकर आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उनमें एक नए लेवल के सॉफ्टवेयर्स अपडेट किए जा रहे हैं, जिसके बाद वो होम अप्लायंसेस किसी रोबोट से कम नहीं रहती थी। सीओ आजकल एक फ्रिज के सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी, जो कि आपके हेल्थ कंडीशंस को जानकर आपको रिकमेंड कर सकता था कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए और उसके पास क्या क्या अवेलेबल है, सब रिकमेंडेशंस देता था। लेकिन ये सारा काम उसने अभी भी स्टार्ट किया था, तो अक्सर उससे गलतियां भी हो जाती थी, जिस पर उसके सारे टीम मेंबर्स और सीनियर्स उससे बातें भी सुनाते थे। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके साथ ही हमें उसकी दो बेस्टीज को दिखाया जाता है। उसमें से एक का उसकी कंपनी के नीचे ही अपना कैफे था और उसका नाम था ह्योन। और इसके साथ साथ उसकी दूसरी बेस्टी, उसका नाम मून है, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट कंपनी में काम करती है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हैंडसम बॉयज हैं। वो जहाँ भी उन्हें देखती है तो अक्सर उनसे धोखा खा ही बैठती है और इसी चक्कर में वो अपनी लाखों की सेविंग्स भी लुटा चुकी है। सीओ की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और वो है उसका फियांसी, उसका 7 साल पुराना बॉयफ्रेंड जिसका नाम बैंग है। बैंग एक डेंटिस्ट है और ये दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। इन्होंने अपना वेडिंग फोटोशूट भी करा लिया है और जल्दी इनकी वेडिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद ये हनीमून पर भी जाने वाले हैं। लेकिन सीओ आजकल अपने फ्रिज वाले प्रोजेक्ट की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। बहुत बिजी थी और किसी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। आज भी जब वो ओवर टाइम कर रही होती है तो उसका फ्रिज उसको गलत जवाब देता है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे 2-4 ठोकरें मार देती है। और उसके बाद जब आकर बैठकर देखती है तो उसके पीछे से धुआं निकल रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई थी। वो तुरंत ही 911 को कॉल कर देती है और यही कॉल रिसीव करके उसकी रेस्क्यू के लिए किसी को भेजा जाता है और वो जंगकुक ही था। लेकिन उनका इंतजार करने से पहले ही सीओ खुद भी फायर एक्सटिंग्विशर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारा स्प्रे उसका खुद पर ही हो गया था। और बस इसी हालत में उसका और जंगकुक का पहला आमना सामना होता है। वो आता है, उसका फ्रिज चेक करता है और उसके बाद उसे सिखाने लगता है कि इस इक्विपमेंट को किस तरह से प्रॉपरली यूज किया जाता है। और उसकी प्रैक्टिस करते करते वो वही स्प्रे जंगकुक के फेस पर भी कर ही देती है। वो फिर भी बिल्कुल बुरा नहीं मनाता। वो था ही इतना स्वीट। उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि इसे किस तरह से यूज करना है। इतने में वो उसे साफ करने को बोलता है, लेकिन वो समझी थी कि ये मुझे फर्श की साफ सफाई को कह रहा है। वो तुरंत ही अपने रोबोट क्लीनर को बुलाकर फर्श साफ करने का ऑर्डर कर देती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बालों की और तुम्हारे फेस की बात कर रहा था। और फिर ये देखकर सीओ को काफी शर्मिंदगी होती है कि वो उसके सामने कैसी अपीयरेंस में खड़े होकर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का रोब झाड़ रही थी। अब इतना बड़ा कांड तो हो गया था, तो सारा कुछ उसे ही रिपेयर करना था। अब बैंग भी आता है उसे वहां से लेने के लिए, लेकिन वो देखता है तो वो ट्रॉली में कुछ सामान इकट्ठा करके जा रही थी और उसे कहती है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, मुझसे गलती हो गई थी और 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके अब मुझे वही रिपेयर करनी है। और इतने में उसके रोबोटिक फ्रिज में कुछ तब्दीलियां होती हैं और इसी बदलाव के कारण वो थोड़े अरसे बाद अब कुछ अजीब सा बिहेव करने लगेगा।
अब वो उसे बिल्कुल रिपेयर कर देती है और इसके साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करती है। और फिर टेस्ट करने के लिए वो उससे एक क्वेश्चन करती है अपने एक टीम मेंबर के बारे में कि वो आज शाम को एक फ्यूनरल पर गया है और उसके बाद कल नाश्ते में उसे क्या खाना चाहिए। वो उसे अगले खाने का बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देता है, लेकिन इसके साथ ही वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसके सामने निकाल कर रख देता है। एक्चुअली वो कंपनी के खर्चे पर फ्यूनरल की बजाय पार्टी करने गए हुए थे। उन्होंने कौन सा डेबिट कार्ड यूज किया था और वो किस होटल में और किस बार में गए थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वही दोनों साथी जब आते हैं तो वो तो यही कह रहे थे कि हम कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्यूनरल अटेंड करने गए थे, लेकिन वो उनको बता देती है कि तुम लोग कल किस बार में गए थे और वहाँ पर तुम लोगों ने कितने की ड्रिंक की है। ये सुनते ही वो दोनों सीनियर्स डर जाते हैं। हमारे पीछे कोई बंदे तो नहीं भेजे हुए थे जो हमारी निगरानी कर रहे थे, और अगर इसने ये सारा कुछ सीईओ को बता दिया तो हमारी बैंड बच जाएगी। पर सीईओ को तो इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे अगर किसी चीज़ की परवाह थी तो वो ये थी कि इस फ्रिज को क्या हो गया है, ये पर्सनल डाटा कैसे बता रही है, हालांकि मैंने तो इसे इस सब से कनेक्ट ही नहीं किया। इतने में उसकी फ्रेंड मून आती है और पता चलता है कि उसने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है और वो उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसे लालच दे रहा है। उसकी फ्रेंड्स तो उसे काफ़ी रोकती हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं है। इवन कि वो कॉल करके सीईओ से भी उधार मांगती है। यहाँ पर सीईओ जब उससे बातें कर रही थी तो उस लड़के का नाम उसके मुंह से निकल जाता है, जिसके बाद उसका रोबोटिक फ्रिज उसे सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़के के बारे में दे देता है कि किस तरह से वो बैंकक्रप्ट होने वाला है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है कि वो बहुत रिच है। अब सीईओ ने भी उसे टेस्ट करने का फैसला किया था। वो मून को अपने साथ एक कैफे में लेकर जाती है, जहाँ पर उसे पता चला था कि बहुत जल्दी वो लड़का आने वाला है और वो भी किसी और लड़की से मिलने के लिए। यहाँ पर वो ये सारा सीन मून को दिखाती है और उसे बताती है कि किस तरह से ये तुम्हें धोखा दे रहा है। अब उसकी बातें सुनने के बाद मून आती है और उसके ऊपर एक ड्रिंक गिरा कर कहती है कि तुम मुझे भी और इस लड़की को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। अब जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर सीईओ का आमना सामना बैंक से होता है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ फिर रहा था। उसने उसे मिलने को बुलाया था, लेकिन सीईओ ने उसे कह दिया था कि मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं बिजी हूँ, और अब वो उसके सामने काफ़ी शर्मिंदा भी होती है। लेकिन ऐसा लगने लगता है कि जैसे बैंक और उसके रिश्ते में बहुत ही जल्द कुछ दरारें पड़ने वाली हैं। अब वो शाम को अपने ऑफिस में वापस जाती है और सोचने लगती है कि अपने फियांसी को तो नाराज कर ही दिया है, तो क्यों ना फ्रिज से रिकमेंडेशन लूं कि कल उसे खाने में क्या खिलाऊं। लेकिन यही बात जब वो अपने फ्रिज से पूछती है तो उसके साथ साथ मिस्टर बैंक का बहुत सारा डाटा उसके सामने रख देता है, और इसी के थ्रू उसे पता चलता है कि उसका फियांसी उसके साथ सिंसियर नहीं है। इस तरह से कि वो उस पर्सनल फोटोज अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करता है और उसकी बॉडी को लेकर बहुत सारी डिस्कशन भी करता था। वो ऐसा निकलेगा उसका 7 साल पुराना बॉयफ्रेंड उसने सोचा भी नहीं था। अब वो घर जाती है और टेंशन के मारे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। उसे वो सारा समय याद आने लगता है जो उसने उसके साथ बिताया था। एक्चुअली वो अपने एक स्वीट में रहती थी और उसके घर में उसकी सिक्योरिटी को लेकर बैंक काफ़ी परेशान रहता था, और इसी वजह से उसने वहाँ पर एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया था ताकि अगर कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो। उस एरिया में काफ़ी सारे परवर्ट भी फिरते थे और एक दो इस तरह के एक्सीडेंट्स भी हुए थे कि लड़की पर असॉल्ट करने की कोशिश की गई थी। बस इस सब को बहाना बनाकर उसकी सिक्योरिटी को लेकर वो उसकी फोटोज को इस तरह से यूज करेगा उसने सोचा भी नहीं था। उसकी वो फोटोज जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी वो उसी कैमरा से ली गई थी। अब वो उसे अपने घर पर बुला लेती है और फिर उससे कहती है कि आ जाओ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुरंत ही फ्रेश होकर बाहर आओ। और वो भागता भागता वॉशरूम चला जाता है नहाने के लिए। अब वो ऐसा करती है कि वॉशरूम में घुस जाती है और उसकी इस हालत में फोटोज बना लेती है और उसे कहने लगती है कि मेरी फोटोज तुमने अपने ग्रुप में तो दिखा दी है, लेकिन उसके बाद अगर ये इंटरनेट पर वायरल हो तो तुम्हारी ये वाली वीडियो मैं लीक करूंगी। और इसके साथ ही उसके फेस के थ्रू उसका मोबाइल ऑन करके उसे दिखा देती है कि देखो मुझे तुम्हारी सारी रियलिटी पता चल चुकी है कि तुम ग्रुप में मेरे बारे में किस तरह की बातें करते हो। और उसके बाद उसे कह देती है कि हमारा रिश्ता ख़त्म। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड को सबक तो बहुत अच्छा सिखा लिया था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन लगती थी, लेकिन फिर ऑफिस में आकर वो काफ़ी देर तक रोती रहती है और अपने बनाए हुए रोबोट से भी कहने लगती है कि तुम्हें मुझे ये सारा कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी, इससे अच्छा था कि उसका असली फेस मेरे सामने ही ना आता, जितनी तकलीफ मुझे इस वक्त हो रही है। खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहीं पर ही जंग कुक भी बैठा अपना खाना खा रहा था, लेकिन बिल देते समय वहाँ की ओल्ड लेडी के पास कार्ड एक्सेप्ट करने का कोई भी सिस्टम नहीं था, इसलिए वो कैश में पेमेंट करने को कहती है, लेकिन इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं। तो वो जंग कुक को पहचान जाती है कि तुम वही फायर फाइटर हो ना, क्या प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हो? अगर तुम मेरी जगह पे कर दो तो मैं तुम्हें मनी ट्रांसफर कर दूंगी। एक्चुअली वो है तो आजकल के जमाने का, लेकिन उसके ख्यालात कुछ पुराने हैं। वो स्मार्टफोन यूज तो करता है, लेकिन उसे ज्यादा अपने साथ टच नहीं रखता, ना ही उसका सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट है।
और जब उसने म्यूजिक सुनना होता है तो अपनी मम्मी का पुराना वॉकमैन ही यूज करता है। एक्चुअली उसके पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से वो इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से बहुत दूर हो गया है, और उसके बारे में हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। अब रात को सीओ अपने घर आ जाती है, लेकिन डरते डरते आई थी कि अब तक कहीं उसका फियांसी वहीं पर घात लगाकर उसका निशाना लेने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। लेकिन वो घर पर नहीं था, और उसके बाद वो जगह जगह चेक करती है कि यहाँ पर कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स के साथ वो थोड़े दिन पहले शादी करने वाली थी अब उससे बचने के लिए खुद की सुरक्षा कर रही है। और फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और कहती है कि आज शाम को हम ड्रिंक करेंगे ब्रेकअप होने की वजह से। उन्हें लगता है कि मून के ब्रेकअप की वजह से, लेकिन वो बताती है कि नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। वो बताती है कि किस तरह से उसने मेरी फोटोज दूसरों के साथ शेयर की हैं। तो ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड्स के मुंह से बहुत बड़ी बड़ी गालियां ही निकलती हैं। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि सीओ के मॉम और डैड की आपस में डिवोर्स हो चुकी है। यहाँ पर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है तो उन्हें लगता है कि ये वेडिंग फोटोशूट के लिए डैड के साथ मुझे एक ही फ्रेम में रखना चाहती है, लेकिन वो इनकार कर देती हैं। पर इतने में वो बोलती है कि आपको कोई भी फोटोशूट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करने वाली। बस यही सुनना था कि वो मम्मी डैडी जो एक फोटो में इकट्ठे नहीं बैठना चाहते थे, अब उसके सामने इकट्ठे बैठे उसे कन्विंस कर रहे थे और पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ और तुमने ये फैसला क्यों किया। लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। वो अपनी मॉम डैड को असली रीजन तो नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर कह देती है कि वो इस काबिल नहीं रहा कि उससे शादी की जाए। बैंग दोबारा से उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो भी उसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए उससे गई थी जो कि उसकी फ्रेंड ह्योन का था। ह्योन भी गुस्से से भरी हुई थी और वो भी ड्रिंक में उसे कैक्टस का जूस ही देती है क्योंकि वो था ही इसी काबिल। अब बैंग बजाय उससे माफी मांगने के उसे ये कहने लगता है कि मेरी नीयत गलत नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर कुछ खास नहीं, और मैं बस उनको प्रूफ करना चाहता था। उनमें तुमने कपड़े तो पहने ही हुए थे। अब ये सुनकर तो सीओ को और भी गुस्सा आने लगता है कि इतनी बड़ी गलती की और उसके बाद इस तरह की एक्सप्लेनेशन। वो उसे बोल देती है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। लेकिन वो उसके पीछे पीछे उसकी बिल्डिंग में भी आ जाता है, और यहाँ पर जब वो उसे धमकी देती है कि मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी, तो ये सुनते ही वो दुम दबाकर वहाँ से भागने की करता है। इतने में हमें पता चलता है कि मून उसके ऑफिस में आई थी और उसने उसके फ्रिज से पूछा था कि मुझे रात में क्या खाना चाहिए, तो फ्रिज ने उसे कहा था कि आज रात आप बियर पीने वाली हो। यानी कि वो रोबोट बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। उन फ्रेंड्स का ड्रिंक करने का इरादा है, इस बात का उसे कैसे पता चला। अब थोड़ी देर बाद सीओ को एक और कॉल आती और वो बैंक की मॉम की थी। वो उसे मिलना चाहती थी और उसे समझाना चाहती थी कि ये सब करना गलत है। सीओ चली तो जाती है वहाँ पर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन्होंने वहाँ पर बैंक को और साथ साथ सीओ की मॉम को भी बुलाया हुआ है। वो उसे समझाती हैं और पूछती हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा किया ही क्या है। तो यहाँ पर मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि आपके बेटे ने मेरी किस तरह की फोटोज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की हैं। ये सुनते ही उसकी मम्मी तो काफी शर्मिंदा होती हैं और अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ भी मारती हैं और उसे कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, लेकिन ये सारा वो नाटक कर रही थी। फिर भी सीओ का दिल मेल्ट नहीं होता, तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारे सामने मैंने अपने बेटे को इतना तो डांटा है, इतनी छोटी सी बात है, लड़के ऐसा करते रहते हैं। अब सीओ की मम्मी एक्शन में आ जाती है और आते ही उन दोनों की बहुत ठुकाई लगाती हैं और कहती है कि सॉरी, मैंने बेटी की अच्छी से तरबियत नहीं की, उसे बताया नहीं है कि इस तरह के लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनकी इस तरह से पैंटी लगानी चाहिए। फिर जैसा कि प्लान किया था वैसा ही होता है। वो तीनों गर्ल्स शाम को इकट्ठे बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हैं। ह्योन तो अभी भी कुछ होश में थी, जबकि मून वो तो इतना ड्रिंक करके फिर कैब लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सीओ का घर करीब था, तो वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। और बस इतने में उसे वहाँ पर दोनों फायर फाइटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर जंगकुक देखता है तो गार्बेज में पड़े हुए एक फ्रिज के साथ चिपक कर बैठी हुई थी और उसे बुरा भला बोल रही थी कि तुमने मुझे ये सब क्यों बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसे अपना घर समझकर उसमें घुसने की कोशिश भी करती है। जंगकुक उसे बहुत मुश्किल से संभालता है और यहाँ पर उसका हैंडबैग भी गिर गया था, जिसके बाद जंगकुक और उसका फोन एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए थे क्योंकि उनके कवर्स बिल्कुल एक जैसे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है और ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो चुकी थी। बहुत भाग दौड़ कर तैयार होती है और नीचे आती है। नीचे देखती है तो वो ये फायर फाइटर बॉय से दोबारा से नजर आता है, जो कि इस टाइम पर कैट को रेस्क्यू कर रहा था। एक्चुअली सीओ और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे के बहुत अपोजिट थे इस टाइम पर। सीओ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी गुजारने वालों में से थी, जबकि जंगकुक वो ना तो टेक्नोलॉजी पर और ना ही सोशल मीडिया पर ज्यादा विश्वास रखता था, और इसके साथ साथ वो हमेशा कैट्स को और डॉग्स को रेस्क्यू करता था। उसे एनिमल्स से बहुत प्यार था, जबकि सीओ उसे तो कैट्स से एलर्जी थी। आज जब वो लेट हो रही होती है तो वो उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि जीपीएस पर शो नहीं होता था, और उसके थ्रू वो तुरंत ही अपनी बस तक पहुंच जाती है।
अब उसे ऑफिस में आज पता चलता है कि वहाँ पर एक सीनियर मैनेजर ने उन्हीं की ही टीम को ज्वाइन किया है, जिसका नाम मैनेजर हुआंग था। लेकिन वो ना तो किसी से ज़्यादा बातचीत करती थी और ना ही किसी से आज तक उसकी दोस्ती थी। उसकी बस कुछ फोटोज आई थी जो कि उनकी कंपनी के सीईओ के साथ थी, और इसी वजह से लोग उसके बारे में गॉसिप्स भी करते थे कि कहीं ये सीईओ की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन जब वो लोगों को अपने बारे में गॉसिप्स करते हुए सुनती थी तब भी कोई रिएक्शन नहीं देती थी, और उसके इसी नेचर की वजह से वो सारे लोग उससे दूर रहते थे और तो उससे काफ़ी डरते भी थे। इतने में एक और कांड हो जाता है। कल रात ज्यादा ड्रिंक की वजह से आज सीईओ को ऑफिस में बार बार वॉमिट हो रही थी, और इसके साथ साथ वो अपने रीसेंट ब्रेकअप की वजह से काफी चिड़चिड़ी भी थी, जिसकी वजह से उसके टीम के मेंबर्स को लगने लगता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। इतने में जब वो लंच पर गई हुई थी तो वहां से वापस आते समय वो जंगकुक को देखती है, और वो दोनों एक दूसरे से अपने फोन एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जंगकुक से गलती भी हो चुकी थी, और वो गलती ये थी कि कल वो खिड़की से कूद जाने वाले एक आदमी को बचाने के लिए गया हुआ था, और उस रेस्क्यू मिशन पर जब वो उसे बचाता है तो उसे एक फ़ोन पर कॉल आती है जो कि एक्चुअली सीईओ का फ़ोन था, और उसे बैंक की कॉल आ रही थी। वो फ़ोन उठाता है और पीछे मोटेल का कमरा था। वो तो अपना सा रिपीट कर रह जाता है कि सीईओ तुमने मुझसे इतनी जल्दी बेवफाई कर ली, और अभी तुम किसी लड़के के साथ मोटेल में भी हो। उसे ये गलत फहमी हो गई थी। अब इतने में जंगकुक से अपना साइकिल फिक्स नहीं हो रहा था, उसके गियर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और यहाँ पर सीईओ उसकी हेल्प करती है। वो इंजीनियर थी और उसे फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो उसे बताती है कि किस तरह से इस गियर को फिक्स किया जाता है। अब उसने उसकी साइकिल ठीक कर दी थी, लेकिन ऑफिस जाते जाते उसे काफ़ी देर हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ राइड देता है और तेज़ी से भगाता हुआ उसे टाइम पर उसके ऑफिस तक पहुंचाने लगता है। पर उसके सामने उसने ना तकने का नाटक किया था, पर इतनी तेज साइकिल भगाकर उस बेचारे के तो पसीने ही छूट गए थे। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो इतनी ही देर में हर तरफ खबर आग की तरह से फैल चुकी थी। उसकी सीट के लिए कंफर्टेबल कुशन्स भी आ चुके थे, और सारे लोग उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें कभी ओवरवर्क लगे तो हमें बता देना, कुछ खाने का मन करे तो मुझे बता देना। सभी उसे जिस नजरों से देख रहे थे वो तुरंत ही समझ जाती है और उनसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम लोग क्यों नाटक कर रहे हो। और उन्हें लगने लगता है कि हमसे बात छुपा रही है। इतने में मैनेजर हुआ उन सब पर चिल्लाकर कहती है कि उसने एक दफा कह तो दिया तो वो नहीं है प्रेग्नेंट, उसकी बात समझो और शांत हो जाओ। लेकिन बस वो लोग कहाँ शांत होने वाले थे, और इसके साथ साथ ऑफिस के ग्रुप्स में गॉसिप्स और भी बढ़ने लगती हैं, और ये गॉसिप्स फैलते फैलते दूसरे फोरम्स पर भी चली जाती हैं, जहाँ पर उसे मिस एस के नाम से बुलाया जा रहा था, और यही कह रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी जिससे शादी होने वाली थी वो तो कैंसिल हो चुकी, तो फिर ये बेबी किसका है। अब उस बेचारी को तो समझ नहीं आ रहा था कि सोशल मीडिया के दौर में छोटी सी बातों का कैसे बतंगड़ बनता है, और इस सबको मैं कैसे संभालूं। उसका मन तो बहुत करता है कि मैं क्लैरिफिकेशन दूं कि मैं ही वो मिस एस हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचने लगती है कि जितना बोलूंगी उतनी ही बात बढ़ती जाएगी, इसी तरह से इनको बोलने दो और ये खुद ही शांत हो जाएंगे। अब वो ऐसा करती है कि बैंक की दी हुई सारी निशानियों को उठाती है और नीचे जाकर ट्रैश में फेंक रही थी। इतने में उसके हाथ पर एक कट भी लग जाता है, और यहीं पर इसका आमना सामना दोबारा से जंगकुक से होता है, जो वहाँ पर एक स्ट्रे कैट को तलाश कर रहा था उसे रेस्क्यू करने के लिए। वो उसे बताती है कि मैंने एक ग्रुप पर देखा था उस कैट के बारे में, वो कैट साथ वाले पार्क में होगी। लेकिन वो कहने लगता है कि वो कैट ऐसी जगहों पर नहीं छुपती, मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जाकर देख लेते हैं। यहाँ वो उसे समझाती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इंटरनेट पर मिल जाती है। लेकिन वो कहने लगता है कि इंटरनेट पर आई हुई हर बात भी ठीक नहीं होती, और इस बात का अंदाज़ा तो सीईओ को बहुत अच्छे से हो चुका था। अब फिर से उसके पास कैश नहीं था, और वो उससे पैसे मांग कर राइस केक्स भी खरीदती है। और उधर मून को दिखाते हैं, आज वो एक डेंटल क्लिनिक में डिसइंफेक्शन के लिए गई हुई थी। उसके टूथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चेकअप कराने लगती है। लेकिन उसे दर्द से बहुत डर लगता था, पर जब वो उस डॉक्टर का फेस देखती है तो उसे लगता है कि चाहे कितनी ही पेन बर्दाश्त करनी पड़े, फिर भी इससे तो मैं ट्रीटमेंट करा के ही रहूँगी। उसकी हमेशा से कमजोरी थी हैंडसम फेस। उधर दूसरी तरफ सीईओ को दिखाते हैं, उनकी कंपनी का आज सीईओ भी आया हुआ था, और उसके सामने उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देनी थी। यहाँ पर उसका एक कोलीग सारी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वो लोग अपने क्लीनिंग रोबोट और उसके साथ साथ फ्रिज रोबोट की भी प्रेजेंटेशन देते हैं। डेमो देते देते उसी टीम मेंबर के बारे में वो रोबोट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल देता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि सीईओ के बारे में ग्रुप्स में जो भी अफवाहें फैला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़का है। और वो रोबोट तो किसी तरह से चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसी वजह से वो गुस्से में आकर उसे तोड़ ही देता है। और यहाँ पर सीईओ को दो बातें पता चली थी। एक तो ये कि उसका अपना ही कोलीग उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है, और दूसरी बात ये थी कि उसके फ्रिज ने बाकी होम अप्लायंसेस के साथ ही अपना कनेक्शन बना लिया था, और वो सब अब एक ही ट्रैक पर चलते थे और आपस में कनेक्टेड थे।
क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हमेशा से उसका रोबोट फ्रिज दिया करता था आज उसके होम क्लीनर ने दे दी थी। हाँ, वो बेचारी काफ़ी हर्ट थी और फिर शाम को अपने रोबोट से वो एक और क्वेश्चन करती है और वो क्वेश्चन था उसी फायर फाइटर के बारे में, जंगकुक के बारे में। वो उससे पूछती है लेकिन यहाँ पर कोई भी डाटा उसके सामने नहीं आ रहा था, शायद इस वजह से क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं था। अब वो बेचारी दोबारा से हार्ट ब्रोकन थी और उसके बाद जब वो डिनर करने जा रही थी तो वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। इतने में उसकी नज़र पड़ती है तो सामने वही जंगकुक आज एक कैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये वही कैट थी जिसे वो काफ़ी अर्से से तलाश कर रहा था, लेकिन ये क्या, उसके हाथ में तो एक नाइफ है। इसका मतलब है कि वो उस कैट को मारने जा रहा है। उसे लगता है कि सब लोगों ने बस इनोसेंट बनने का नाटक रचाया होता है। ये भी देखो कितना हॉरिबल है, उस कैट को रेस्क्यू करने की बजाय उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतने में पता चलता है कि वो बेचारी एक केबल से अटकी हुई है और वो उसे छुड़ाने के लिए उस केबल को काटने के लिए नाइफ निकाली खड़ा है। अब ये देखने के बाद तो वो उस पर छाता कर देती है और फिर उसके बाद वो दोनों ही इकट्ठे खाना खाने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक उसे बताता है कि उस दिन मेरी वजह से कहीं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है अच्छा फिर तुम्हारा हस्बैंड होगा। वो बोलती है वो मेरा कुछ भी नहीं लगता और मैं सिंगल हूँ। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस घर जाने लगते हैं। सीईओ से कहती है कि मैंने फोरकास्ट चेक की है, अब बारिश आने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इतने में वहाँ पर बारिश आने लगती है। वो कहती है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी की बातें गलत भी हो जाती हैं, लेकिन इतने में वो उसके लिए छाता लिए खड़ा था और उसे बोलता है कि ये तुम लेकर जा सकती हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब दूसरी तरफ हमें मून को दिखाते हैं। वो अपने नेक्स्ट डेंटल चेकअप के लिए बहुत ज्यादा रेडी होकर आती है। उसने बहुत अच्छा सा मेकअप किया हुआ था और बहुत सुंदर दिखना चाहती थी। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो बेचारी का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया था कि उसका सारा मेकअप निकल कर उसका ये हुलिया बन चुका था। लेकिन इतने में वो डेंटिस्ट उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके ऑफिस में जाती है। उसे लगा था कि मुझे अपने साथ डिनर पर बुलाएगा, लेकिन वो कह देता है कि तुम्हारा जो टूथ निकाला गया है वो बहुत रेयर है और मैं इस पर थोड़ी रिसर्च करना चाहता हूँ। एक फॉर्म पर साइन कर दो कि तुम ये मुझे डोनेट कर रही हो। और जिस शेप का उसका टूथ था वो देखने के बाद उसे लगने लगता है कि मैं क्या सच कर आई थी, मेरी ये पर्सनैलिटी है क्या, इतने टेढ़े मेढ़े दांत। उधर दूसरी तरफ हमें सीईओ को दिखाते हैं। उसने फैसला किया था कि अब वो इस रोबोट को बंद ही कर देगी और इसके बाद इस पर और कोई काम नहीं करेगी। इसने जितना हर्ट करना था कर लिया। तो ऐसा करती है कि उसे तुरंत ही लॉक कर देती है। अब उसके बाद उन्होंने अपने करीब के फायर स्टेशन के साथ कोऑपरेशन करनी थी। वो लोग जो गैजेट्स यूज करते थे उन्हें ओवर स्मार्ट बनाने के लिए उनमें कुछ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ऐड करनी थी और इसी को लेकर वो लोग फायर फाइटर से आज मीटिंग भी कर रहे होते हैं। उधर हमें कुछ डेंटिस्ट को दिखाते हैं और वो फ्रेंड्स आज मिलने के लिए आए हुए थे। इनमें वही डेंटिस्ट ओजिन भी था। और वो जब सुनता है कि किस तरह से मिस्टर बैंग ने अपनी फियांसी की फोटोज शेयर की तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम लोगों के बीच बैठा जाए, तुमने उस लड़की के विश्वास से खेला है। जबकि उधर बैंक को तो सुकून ही नहीं था। आज जैसे ही सीईओ अपने घर पर आती है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो डरते डरते अपना वॉशरूम खोलती है तो पता चलता है कि वो वॉशरूम की खिड़की से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जब भी मिलने की बात करता था तो वो इनकार कर देती थी। और अब वो इस तरह का फंसा था कि ना बाहर निकल सकता था ना अंदर आ सकता था। अब ऑफ कोर्स उसे निकालने के लिए रेस्क्यूअर्स को कॉल करनी पड़ती है और यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए जंगकुक और उसका फ्रेंड वो आते हैं। लेकिन यहीं पर ही लटके लटके वो बहुत सारी बातें सीईओ से कर बैठता है, जिसके थ्रू उन्हें समझ आ जाती है कि इसने किस तरह से इसकी फोटोज लीक की हैं। और सीईओ इस सबसे कितनी दुखी है जंगकुक को उसके फेस से अंदाजा हो चुका था और उसे पता चलता है कि लड़की कितनी स्वीट है और इसका फियांसी किसी भी तरह से इसके काबिल नहीं था। अब इतने में जब वो रेस्क्यू होकर आया था तो उसकी ये हालत थी। वो तो चाहता था कि सीईओ के सामने कुछ एक्सप्लेन करें, लेकिन इतने में जंगकुक उसे पकड़ता है और जबरदस्ती अपने साथ ही बाहर ले जाता है। अब उसने किसी हार्डवेयर की शॉप पर जाकर इस फ्रेम को कटवाना था और बस इसी तरह से वो जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से अपनी कार में बैठेगा। उधर वो उसके घर पर एक बैग भी छोड़ कर गया था जिसमें उसने उसे मनाने के लिए बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन ये सारा कुछ बिल्कुल फजूल था। दोबारा से बेल होती है और सीईओ गुस्से में भरी हुई वही बैग उठाकर उस पर फेंक देती है। लेकिन आगे ये क्या, जंगकुक खड़ा हुआ था और जंगकुक को फिक्र हो रही थी कि उसके वॉशरूम की खिड़की ओपन है और वो उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आया था। उसे कवर करने के लिए उसे और कुछ नहीं मिला तो अपनी गाड़ी से ओह का फोटोशूट ही उठाकर ले आता है और उसके थ्रू उसकी विंडो को कवर करता है और बोलता है कि कल मैं आकर ये फिक्स करा दूंगा, तुम बस मेरा वेट करना, मैं 7 बजे पहुंचूंगा। अब नेक्स्ट डे था मम्मी का बर्थडे और सीईओ अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मम्मी बहुत जल्दी किसी से शादी करना चाहती हैं। उनकी लाइफ में एक आदमी आ चुका है, लेकिन सीईओ को ऐसा लगता था कि जैसे सारे लोग ही अब विश्वास के काबिल ही नहीं रहे और ये मैन जरूर उसकी मम्मी को यूज कर रहा होगा उनकी सेविंग्स को लूटने के लिए, क्योंकि वो उम्र में उसकी
उसकी मम्मी से थोड़ा छोटा ही लगता था। वो अपनी मम्मी को काफी भाषण सुनाती है और कहती है कि इस तरह के लोगों के चक्कर में प्लीज मत आना, मुझे नहीं लगता कि ये आपके साथ सिंसियर होगा। और उसके बाद वो ऑफिस में आती है। उसे बार बार यही माइंड में आया जा रहा था कि कहीं उसकी मम्मी के साथ कोई धोखा ही ना हो जाए। तो वो सोचने लगती है कि क्यों ना एक दफा, एक लास्ट टाइम अपने रोबोट को खोल कर उससे क्वेश्चन किया जाए। अब वो वही रोबोट खोलती है और उस आदमी का बायोडाटा डालती है और उसके थ्रू उसे उसका सारा रिकॉर्ड मिल चुका था। वो काफी फाइनेंशियली स्टेबल था और एक सेल्फ मेड पर्सन था। और इसके साथ साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू पता चला था कि उसका किसी से भी कोई अफेयर नहीं था, उसकी मम्मी के साथ बहुत सिंसियर था। अब पहली दफा ऐसा था कि उसे कोई अच्छा रिकॉर्ड वहां से मिला था और वो सोचने लगती है कि चलो उसकी मम्मी की लाइफ में ही सही खुशी आनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें जंगकुक को दिखाते हैं। वो अपनी पुरानी यादें याद कर रहा था। उसके साथ स्कूल टाइम्स में कुछ ऐसा हुआ था कि उससे चोरी चोरी उसकी कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसको बुली किया जा रहा था। और इसी वजह से वो इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि उसे डिप्रेशन हो जाता है और वो कुछ बॉयज से इसी वजह से लड़ाई भी कर बैठता है। शायद यही वजह थी कि वो आज तक सोशल मीडिया के कभी करीब भी नहीं गया था। सीओ ने तो आज जंगकुक को कॉल करके कह दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी, इसलिए तुम मेरा वेट ना करना, मैं वो विंडो किसी और से फिक्स करा लूंगी। जबकि जंगकुक तो उसके लिए विंडो रेडी करके खड़ा हुआ था, बिल्कुल उसी के साइज के अकॉर्डिंग। अब जब वो अपनी मम्मी का अच्छा रिकॉर्ड देखती है तो उसे लगने लगता है कि शायद अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। और इतने में उसे जंगकुक का ख्याल आता है। वो तुरंत ही दौड़ती हुई आती है और वो आगे बैठा काफी घंटों से उसी का ही वेट कर रहा था। तो अब वो अंदर आता है और उसकी वॉशरूम की खिड़की को बंद कर देता है। यहाँ पर काम करते हुए उन्हें रिकॉर्ड के लिए कुछ फोटोज रखनी होती हैं, बिफोर एंड आफ्टर की, लेकिन वो काम करते हुए उसकी एक फोटो बना लेती है। और जैसे ही कोई उसकी बिना परमिशन उसकी कोई फोटो बनाता था, जंगकुक को बहुत बुरा लगता था। वो तुरंत ही उसे डांट के कहता है कि अभी मेरी ये फोटो डिलीट करो। और सीओ तो बस परेशान ही हो गई थी कि इतना स्वीट सा इंसान ये एकदम इतना रूड कैसे हो सकता है, क्या इसमें कोई दो पर्सनैलिटीज तो नहीं है। और फिर इसके साथ ही वो अपनी मम्मी को कॉल करके कह देती है कि वो लड़का मुझे लगता है काफी अच्छा है, क्योंकि मुझे एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि वो आपके साथ एकदम सूट करता है। और बस उसके बाद नेक्स्ट डे उसे सिर्फ कॉल्स पर कॉल्स ही आई जा रही थी, क्योंकि जहाँ पर वो काम करती थी उसकी मम्मी ने अपनी एक फ्रेंड को बताया था एक फॉर्चून टेलर के बारे में। और उसके बाद ये खबर उनकी सारी कोलीग्स में आग की तरह से फैल गई थी और हर कोई अब सीओ को कॉल कर करके उस शमन के बारे में पूछे जा रहा था। वल इतने में उसके पास मैनेजर हुआंग आती है, जो उसे पूछने लगती है कि तुमने इस फ्रिज को ओपन करने तुमने अपने रोबोट को ओपन करने के लिए क्या कोड रखा हुआ है। वो उसे कोड बताती है और उसके बाद उसे कहती है कि आजकल तुम काम पर तवज्जो नहीं देती, और उसे कहती है कि तुम भी इसी तरह से करके दिखाओ। और वो भी हाथ रख के जब वही प्रैक्टिस करती है तो उसे चोट लगती है। तो वो बोलती है कि शायद अब तुम्हारा होश ठिकाने आ चुका होगा। वो सारे लोग ही मैनेजर हुआंग से काफी डरते थे। वेल अब ये सारा कुछ होने के बाद सीओ ने आज फायर फाइटर स्टेशन पर जाना था और वहाँ पर उसने उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जिसके बाद वो उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस बनाएंगे। और यहाँ पर उसे लेने के लिए जंगकुक और वो आए हुए थे, जो उसे अपने साथ ट्रेनिंग पर लेकर जाते हैं। अब वो जंगकुक के साथ अंदर थी और इतने में उसके फ्रेंड ओह को पता चलता है कि सारे लोग यहाँ से चले गए और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे अंदर कोई ही नहीं, और वो वहाँ पर जाकर लॉक कर देता है। लेकिन उस टाइम पर अंदर सीओ और जंगकुक मौजूद थे। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। और ये एरिया उन्होंने ट्रेनिंग के लिए शहर से काफी दूर बनाया था, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सप्लोजन्स की ट्रेनिंग करते थे और इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता था। अब वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगते हैं और वो गिरती हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। सीओ कॉल तो करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी और लगता है कि किस्मत ने उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज करने का एक बहाना दिया था। अब वो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं और काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद सीओ काफी डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर चूहों की आवाज आ रही थी और चूहों से तो लगता है कि हमारा हीरो भी डरता है। और यहाँ पर जंगकुक और सीओ दोनों मिलकर बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, ताकि यहाँ से चूहे डर कर भाग जाएं। वह इसी तरह से काफी समय गुजर गया था और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। लेकिन इतने में ऊपर से वो आ जाता है, जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उनकी किस हो ही नहीं पाती। इसी वजह से जंगकुक को काफी गुस्सा आता, उसे कहता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो। बस अब उसके साथ ऐसा होता है कि जंगकुक को सोते जागते हर जगह बस सीओ का ही चेहरा दिखाई दे रहा था और वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उधर सीओ को पूरा विश्वास था कि किसी ने तो उसके रोबोट के साथ कुछ गड़बड़ की है और इसी वजह से उसने अपने रोबोट को लॉक कर दिया था। अब ऑफिस में से कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर हुआंग ने उसे ओपन करने के कमांड वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया था और उसके साथ साथ उसने सीओ के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए ही वो सारा नाटक किया था। अब वो उसके थ्रू उस फ्रिज को ओपन कर लेती हैं और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि ना सिर्फ वो फ्रिज एक रोबोट है, बल्कि उसके साथ साथ मैनेजर हुआंग भी एक रोबोट ही है। एक्चुअली ये दोनों रोबोट्स इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। मैनेजर हुआंग रोबोट का असली नाम ऑटम 44 था, जबकि उस फ्रिज रोबोट का नाम JSS था।
जैसे उसको सिक्योरिटी रीजन और एंटी टेररिज्म के लिए यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद उसका मिस यूज होने लगा। पॉलिटिशियंस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से उसे किसी ने छुपा दिया था। लेकिन कहाँ छुपाया था, इसका आइडिया किसी को भी नहीं था। और यही टास्क मिला था ऑटम 44 को कि उसने इसे तलाश करना है। एक्चुअली जिसके पास ये चिप थी, उसने ये चिप अपने फ्रिज में इंस्टॉल कर दी थी और उसके बाद सीईओ ने इसे काफी अरसे बाद दोबारा से चालू किया, जब उसके फ्रिज को खराबी हुई थी और उसने इसके सर्किट्स को दोबारा से ज्वाइन करके एक नई चिप लगाई थी। और उसी टाइम पर सीईओ आज मिलने के लिए गई हुई थी जंगकुक को, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी छुट्टी किस दिन बनती है। वो अपना स्केड्यूल देखकर बताता है कि मैं फ्राइडे वाले दिन ऑफ लूंगा, लेकिन वो भी हाफ डे का है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों का एक फोटो शूट होना है और उसके बाद मैं तुम्हें लंच पर मिल सकता हूँ। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि जिस जगह पर तुम्हारा फोटो शूट है उसी के ही बाजू वाले होटल में हम दोनों इकट्ठे लंच करेंगे और फिर घूमने फिरने कहीं जाएंगे। पहल तो सीईओ ने की थी, लेकिन उसके साथ साथ जंगकुक भी काफी खुश नजर आ रहा था कि ये लड़की उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही है। उन दोनों का मन एक दूसरे के लिए बदल रहा था और जंगकुक तो अक्सर बैठे बैठे मुस्कुराने भी लगता था, और उसमें ये बदलाव उसके कोलीग्स ने भी फील किया था। लेकिन वहां से वापस जाते समय सीईओ को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो ये थी कि उसकी एक कोलीग भी उसी फायर स्टेशन में आ रही थी, उसका नाम ब्योल था, और वो कहती है कि मैं जंगकुक से मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसने तो जंगकुक का निकनेम कुकी रखा हुआ था, जिससे वो उसे बुलाती थी। वो सोचने लगती है कि ये दोनों इतने क्लोज हैं, लगता नहीं था कि जंगकुक की कोई फ्रेंड भी होगी, और वो भी कोई लड़की। वो ब्योल और जंगकुक के बारे में मानी में पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगी थी। उसी टाइम पर जंगकुक अपने एक मिशन पर गया हुआ था और यहाँ पर एक घर में आग लगी हुई थी। सब कुछ रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन फिर भी एक आदमी अपना कुछ सामान उठाने अंदर जाना चाहता था। उसे जंगकुक जबरदस्ती पकड़कर बाहर खींच लेता है और इसी वजह से उस आदमी को घाव भी लग गया था। लेकिन यहीं पर ही उसे अपना खुद का बचपन में जला हुआ घर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो एक ट्रॉमा में आ जाता है। इससे पता चलता है कि उसके बचपन में कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हुई थी। दूसरी तरफ मून को दिखाते हैं। योजन उसका बॉयफ्रेंड तो बन ही चुका था, लेकिन एक टेंशन थी। वो अक्सर उसे इतने अच्छे से मिलता था, उसके साथ समय बिताता था, और फिर अचानक से गायब हो जाता था, मानो कि जैसे वो धरती पर है ही नहीं। उसकी कॉल्स को भी इग्नोर करता था और दोबारा से जब अपीयर होता था तो ऐसे बिहेव करता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो उसे यही पता चलता है कि वो हमेशा से ही ऐसा है, गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। आज कुछ फायरमैन उन लोगों के ऑफिस में आते हैं और यहाँ पर उन्होंने उनके एक बनाए हुए गैजेट का रिव्यू देना था, और यहीं पर ही वो देखती है कि ब्योल के साथ जंगकुक बैठा हुआ है, और तो और वो दोनों मिलकर खाना भी खा रहे हैं। ये देखकर वो काफी जेलस होती है और उसे जेलस फील कराने के लिए अपने कोलीग जो को खाना सर्व करने लगती है। लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था कि जो का पूरा नाम क्या है, और ये भी नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है। और यहीं पर ही थर्मल डिटेक्शन कैमरा में उसका बॉस भी फील करता है कि इस वक्त सीईओ इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, कहीं से गुस्सा तो नहीं आ रहा। आज बैंग भी सीईओ के पीछे पीछे आ रहा था, वो उसे ओवरकम कर ही नहीं पा रहा था, ना मूव ऑन हुआ था। और यहाँ पर वो इकट्ठे देख लेता है सीईओ को और उसके साथ जंगकुक को, और उसे तुरंत ही याद आता है कि मोटेल में जिसने फोन उठाया था वो यही लड़का तो था। इसका मतलब है कि इस फायर बॉय से प्यार करती है। ये इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। अब वो उसकी ऑफिस की छत पर जाकर बैठ जाता है और जिद करके बार बार उसे बुला लेता है। वो उससे यही पूछ रहा था कि क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती, तुम इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ सकती हो, हमारा 7 साल का रिश्ता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सीईओ को मानो इन बातों से कोई परवाह नहीं है। वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर तुमने बैठना है तो बेशक बैठकर मौसम को एंजॉय करो, मगर मेरे पीछे मत आना। लेकिन ब्योल के बारे में उसे जो कंफ्यूजन थी वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ब्योल आकर उसे बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक स्कूल टीचर है, लेकिन उसकी मेरे कैट के साथ अच्छी नहीं बनती, और अक्सर मेरी कैट की उससे लड़ाई हो जाती है और वो तो उसे देखकर ही डर जाती है। मैं इस बारे में क्या तो सीईओ उसे मशवरा देती है कि इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक डॉग मैन हो। और फिर फाइनली फ्राइडे का दिन आ जाता है। उस दिन दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और अपनी अपनी तरफ सुबह से ही एक दूसरे से मिलने के लिए एक्स्ट्रा तैयार हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों की एक अनकही फर्स्ट डेट है। और फिर हमें उन फायर फाइटर्स का फोटो सेशन दिखाते हैं। यहाँ पर उन सब ने अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना था। यही फोटोज उनकी कंपटीशन में भी जाएंगी और उनके कैलेंडर्स पर भी लगेंगी। पर ये फोटोशूट हमेशा की तरह लेट हो जाता है, और इस वजह से सीईओ को भी उसी फोटोशूट वाले पॉइंट पर आना पड़ता है। तो उसने फर्स्ट टाइम ये देखा था कि जंगकुक कितना स्मार्ट बॉय है। उसकी बॉडी भी बहुत वेल मेंटेन थी, और इसके साथ साथ उसे उसकी बॉडी पर मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ता है जब वो उसे क्रू का मेंबर समझ रहे थे। और उसके बाद जब उसका फोटोशूट होता है तो वो हैरान थी कि इसने हेलमेट क्यों पहना हुआ है, और उसे समझ आ जाती ये उसी वजह से कि ये शाय है और किसी को खुद की फोटोज नहीं लेने देना चाहता।
इतने में वहाँ पर एक सीनियर फायर फाइटर आता है। वो भी उस फोटो शूट के लिए आया था और उसे देखते ही जंगकुक उसे पहचान जाता है। जब उसके घर में बचपन में आग लगी थी तो यही फायर फाइटर आया था। तो आज वो उनके पास जाता है। उनके फोटोशूट के बाद उनसे बात करता है कि मिराडोना में जो फाइल लगी थी उसमें एक बच्चा भी था, आपको शायद याद होगा, जो बहुत फेमस हुआ था, मैं वही हूँ। और उनकी ये बातें एक रिपोर्टर भी सुन लेता है, जो कि सोचता है कि अच्छा तो ये वो बच्चा है, ये कितना शैतान था, इसे इन फायर फाइटर्स के बीच में नहीं होना चाहिए, इसे भूल गया है कि इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ था इनका। उनकी यही बातें पास खड़ी सीईओ भी सुन लेती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या हुआ था, कुछ तो है जंगकुक के पास्ट में जो वो छुपा रहा है। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे लंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगकुक काफी परेशान सा दिखाई दे रहा था। उससे सीईओ पूछने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि अभी नहीं, सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। और इतने में उन दोनों को अपने अपने फ्रेंड्स की तरफ से कॉल आ जाती है और पता चलता है कि एक्चुअली ह्योन बीमार हो गई है और उसे रेस्क्यू करके वो हॉस्पिटल लेकर आया है। और वो अपने फ्रेंड को बुलाता है अपनी मदद के लिए, जबकि ह्योन बुलाती है अपनी फ्रेंड को। अब वहाँ से उठने के बाद भी वो दोनों एक ही डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए वो ब्योल को और उसके बॉयफ्रेंड को देख लेती हैं। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा जख्मी हुआ था और वो कहता है कि इसकी कैट ने मुझे जख्मी किया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कैट का दिया हुआ जख्म नहीं है। और इसके साथ ही कुछ और भी अजीब सा बिहेव होता है, और वो ये था कि जंगकुक ब्योल के साथ खड़ा हुआ है और उनको देखकर एकदम सीईओ जेलस हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या बातें कर रहे होंगे, और फिर जाकर चोरी चोरी उनकी बातें भी सुनने लगती है। खुद को रोक ही नहीं पाई थी। यहाँ पर जंगकुक उसे यही कह रहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इससे ब्रेकअप कर लोगी, क्यों अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। और इतने में उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे पकड़ कर लेकर जा रहा था। जंगकुक रोकता भी है, लेकिन वो उसे छुड़ाकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। और सीईओ ये सारा कुछ देखने में इतनी मगन थी कि वो तो पकड़ी भी जाती है। पर इससे पहले कि वो जंगकुक से कोई भी क्वेश्चन करती, उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाती और उसे तुरंत ही वहां से जाना पड़ता है। अब अपना काम खत्म करने के बाद जंगकुक ओक के साथ बैठकर डिनर करता है और वो उसे यही कहता है कि तुम इस सब से बाहर निकलो, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। और सीईओ उसे देखकर लगता है कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है, लगता है तुमने अपनी फर्स्ट डेट डिस्ट्रॉय कर दी है, इसलिए आइंदा ख्याल रखना और अपने पास्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जबकि ह्योन की अपने हस्बैंड से काफी लड़ाई होती है, क्योंकि जब वो बीमार थी तो उसका फोन ही नहीं लग रहा था, वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और वो मिस्टर ओह को लेकर अपने हस्बैंड को काफी जेलस भी कराती है। जबकि ऑफिस में आज बेओल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि उसको पसली में फ्रैक्चर आया हुआ है। सीईओ उससे काफी पूछती है कि क्या तुम गिरी थी, ये चोट कैसे लगी, लेकिन वो बात को टाल देती है। और उसके बाद जंगकुक आता है और वो दोनों अकेले में बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे लगता है कि कोई तो गड़बड़ है, इन दोनों के बीच शायद कोई ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से ब्योल का बॉयफ्रेंड इनसिक्योर फील कर रहा है। अब वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। जंगकुक का डाटा तो कभी भी उसका फ्रिज देता ही नहीं था, तो अब की बार वो रोबोट से ब्योल के बॉयफ्रेंड का नाम लेकर उसका बायोडाटा मांगती है। तो उसे पता चलता है कि वो तो एक स्कम बैग है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो एक क्रिमिनल भी है। उसे ना सिर्फ अपनी करंट गर्लफ्रेंड यानी कि ब्योल पर कई दफा हाथ उठाया है, इसके साथ साथ उसकी पहली गर्लफ्रेंड्स के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। अब वो जाती है और ब्योल से पूछती है तो पता चलता है कि एक दो दफा जब उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर हाथ उठाया था तो जंगकुक ने आकर उसे बचाया था, क्योंकि वो दोनों एक ही कम्युनिटी में रहते हैं और इसीलिए खुद की सुरक्षा की वजह से वो उसे इनकरेज करता था कि इससे ब्रेकअप कर लो, सिर्फ बहन भाई से बढ़कर और कोई भी रिश्ता नहीं है। अब वो जाती है और जंगकुक से पूछती है, कहती है कि तुम्हारे बारे में मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही, तुमने मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि मुझे ये सीक्रेट रखने ब्योल नहीं बोला था। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, माना उसका सीक्रेट रखा, तुम अपने भी मुझसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हो, जब अपना मन मुझ पर खोलना हो सिर्फ तभी मुझे कांटेक्ट करना। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि ह्योन का हस्बैंड एक्चुअली इंटेलिजेंस में है, वो एक स्पाई है और इस टाइम पर वो ऑटम 44 से मिल रहा था और इन दोनों पर नजर रखने के लिए ह्योन भी आई हुई थी और वो इनकी बातें सुन लेती है। और उनकी कोड वर्ड्स में इसी तरह की बातें थी कि लग रहा था कि वो लोग इकट्ठे टोना फिश खाने की बातें कर रहे हैं। उधर ब्योल ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और वो स्पेशल किसी वर्क के लिए आउट ऑफ स्टेशन चली जाती है, वहां पर उसे कुछ दिनों के लिए रहना था। पर उसके बॉयफ्रेंड ने किसी तरह उसके ऑफिस में कॉल करके उसका पता निकलवा लिया था, एक डिलीवरी बॉय बनकर। लेकिन यही बात सीईओ को पता चल जाती है। वो बार बार ब्योल को कॉल कर रही थी, लेकिन वो फोन साइलेंट पर रखकर एक साइड पर बैठी अपना काम कर रही होती है। अब उसकी सुरक्षा की इतनी फिक्र हो रही थी कि वो जंगकुक को ही कॉल कर देती है। अब जंगकुक भी गाड़ी उठाता है और वो दोनों तुरंत उसी पॉइंट पर पहुंचने लगते हैं जहाँ पर ब्योल थी।
अब जब तक वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड पहुँच चुका था और वो ब्यूल पर हाथ उठा भी चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और कोई नुकसान पहुँचाता, वो दोनों गर्ल्स बिल्कुल बिल्लियों की तरह से उसे चिपक जाती हैं और उसे काफी खरोच खरोच कर खुद की सुरक्षा करना सीख ही गई थी। और यही सीन देखकर जंगकुक काफी इंजॉय करता है और उसके बाद आकर उस लड़के को पकड़ लेता है और पुलिस से अरेस्ट भी करा देता है। अब वो लोग ब्यूल को उसकी आंटी के घर पर छोड़ते हैं और उसके बाद शहर में वापस जा रहे थे कि इसी बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वहाँ पर बिल्कुल जंगल और वीराना सा था और उन्होंने बस स्टैंड तक जाना था, पर रास्ते की समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जंगकुक एक स्टार को फॉलो करते हुए उस पॉइंट तक पहुँचने लगता है और साथ ही साथ उसने सीओ का हाथ भी पकड़ लिया था और बस स्टैंड पर ही जाकर वो ये हाथ छोड़ता है। सीओ तो बहुत रोमांटिक फील कर रही थी, पर वो उसका हाथ छोड़कर सॉरी करता है और कहता है कि एक्चुअली जंगल में बहुत सारे एनिमल्स भी हो सकते थे और इसी वजह से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। सीओ को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो उसे खुद से दूर कर रही थी कि वो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। ये इनिशिएटिव जंगकुक ने ही लिया था और उसके बाद वो दोनों इतना खो गए थे कि लास्ट बस भी वहां से चली जाती और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अब फाइनली वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे और 1 महीना हो गया था वो दोनों डेट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करते थे। उन दोनों को हमेशा डेट पर जाते हुए अपनी अपनी अपीयरेंस की बहुत फिक्र लगी रहती थी, लेकिन सीओ उससे कहती कि अगर तुम इससे हैंडसम दिखे तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, जबकि खुद भी उससे ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश कर रही थी। जंगकुक भी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता और कहता कि अगर तुम भी इससे ज्यादा सुंदर दिखी तो मेरे लिए भी मुश्किल बन जाएगी। हमेशा से वो लोग डेट करने के लिए सीओ की पसंद की जगह पर जाते थे, तो आज जंगकुक को वो कहती है तुम अपनी पसंद से कहीं ले जाओ, तो वो उसे सीओ के ही घर पर लेकर आ जाता है। सीओ सोचती है कि कुछ रोमांटिक सोच रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो उसके पूरे घर की सफाई करता है। वीकेंड्स पर तुम बहुत थकी होती हो कि ये काम करने तुम्हें बहुत मुश्किल लगते होंगे। और फिर उसके बाद वो उसे अपने घर में बहुत सारी चीजें दिखाती है, उसकी सारी बचपन की ट्रॉफीज, उसके बचपन का फोटो एल्बम। लेकिन जब भी वो उसे उसके बचपन के बारे में पूछती थी तो वो बात को टाल दिया करता था। लेकिन सीओ की कंपनी में रहने की वजह से जंगकुक में ये बदलाव जरूर आया था कि उसने भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दिया था और वो बहुत सारी एप्स और भी उसमें ये बदलाव फील करता है और कहता है कि मैं इतना अरसा तुम्हें यही करने के लिए भाषण देता रहा, लेकिन इससे बेहतर था कि तुम्हें पहले ये एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दे देता। अब उसके बाद एक दफा सीओ और जंगकुक दोनों इकट्ठे काफी इंजॉय कर रहे थे और उसका वॉकमैन वो थोड़ी खराबी करने लगता है, तो उसे फिक्स कराने के लिए एक जगह पर लेकर जा रहा था और यहीं पर ही सीओ डरने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड की शॉप भी तो इसी एरिया में। और फिर इतने में जब उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था तो उसके डैड उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर उनसे पूछने लगते हैं कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं बताया। डैड को उनसे भी ज्यादा इंटरेस्ट अपनी लव लाइफ के बारे में था और वो मम्मी को लेकर बहुत क्यूरियस थे जब उन्हें पता चला था कि उनसे डिवोर्स के बाद वो आगे कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो गई हैं। और वो गम के मारे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें तो संभालना ही मुश्किल हो गया था। उनका जूता उतरता है तो वो रोने लगते हैं कि मेरा पैर टूट गया है। अब ऐसे में जंगकुक बहुत मुश्किल से उन्हें संभाल कर वहां से लेकर जाता है। आखिर को उसके ससुर जी जो थे, उसी टाइम पर मून भी ह्यूजिन को फाइनली एक दफा मिलकर उससे शादी की बात कर चुकी थी और अब उसकी मम्मी से मिल रही थी। उसकी मम्मी कहती कि मैं ये शादी अप्रूव नहीं कर सकती और इतने में उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं और पता चलता है कि मम्मी शादी से इनकार इस वजह से कर रही है क्योंकि ह्यूजिन भी अपने डैड की तरह का ही था। मम्मी इस टाइम पर उसके डैड को 2 साल बाद देख रही थी। कहती है कि कभी ये आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसके बाद महीनों महीनों गायब रहता है। पर मून कहने लगती है कि आपकी तरह मेरी कमजोरी भी हैंडसम फेस ही है और अक्सर हम लोग सिर्फ इसी वजह से पूरी पूरी मूवी देख लेते हैं क्योंकि उसका हीरो हैंडसम होता है, बेशक कहानी बकवास ही क्यों ना हो। अब उधर ह्योन एक दिन अपने कैफे पर मैनेजर हुआंग को आए हुए देखती है तो पहचान लेती है कि ये तो वो ही लेडी है जिसको मैंने अपने हस्बैंड के साथ देखा था। अब शाम को सारे लोग ह्यूजिन के घर पर एक गेट टुगेदर करते हैं क्योंकि वो लोग जल्द ही शादी करने वाले थे और इसी बात को लेकर वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी करना चाहते थे और उन्हें इनविटेशन भी देना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ह्योन को एक्चुअली गुस्सा तो था अपने हस्बैंड पर और इसी तरह बातों बातों में वो सारा गुस्सा अपनी फ्रेंड मून पर ही निकाल देती है और उसे कहने लगती है कि शादी का क्या फायदा, तुम क्यों शादी कर रही हो। तो वो भी बोलती है कि अगर तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो तुम दूसरों को क्यों रोकती हो। और यहाँ पर लड़ाई के अंदर ही सीओ भी कूद जाती है जिसे सारे लोग ताना दे रहे थे। कहते हैं कि तुम 7 साल एक लड़के के साथ रही और तुम्हें पता ही नहीं था कि वो कैसा बदमाश इंसान है, इसलिए शादी एक जुआ ही है। और फिर इन दी एंड पता चलता है कि वहाँ पर बैंक भी पहुँच गया है ह्यूजिन को तलाश करता हुआ और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी की हुई है सीओ की याद में। ह्यूजिन तो बस यही मौका देखता है और फिर वहाँ से दोबारा से गायब हो जाता है। अब पता नहीं कितने महीने वो गायब ही रहेगा।
अब वहाँ से वापस जाते समय सीओ अपनी फ्रेंड हियोन को मिस्टर ओह के साथ देखती है तो उसे शक होने लगता है कि अपने हस्बैंड से लड़ाई है और आजकल मिस्टर ओह से इसकी काफी दोस्ती चल रही है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तो अब वो एक आखिरी दफा अपनी फ्रेंड की खातिर दोबारा से रोबोट के पास जाती है और उससे मिस्टर ओह के बारे में पूछती है। पता चलता है कि मिस्टर ओह एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसका बेस्ट फ्रेंड जैमिन है। यहीं पर ही उसे पता चलता है कि फोटोज तो ये जंगकुक की दिखा रहा है, लेकिन इस लड़के का नाम जैमिन क्यों ले रहा है, यानी कि जंगकुक ने अपना नाम बदला हुआ है, इसीलिए उसका कोई भी डाटा सामने नहीं आ रहा था। उधर मून के घर पर ही बैंक्स हो गया था और नेक्स्ट डे इनफैक्ट उसे वैक्यूम क्लीन से उठाने ही वाली थी कि वो जाग जाता है। वो उसे कह देती है कि देखो सीओ बहुत अच्छी लड़की है और उसका आपका बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ बहुत खुश है, इसीलिए प्लीज उसकी लाइफ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी। और लगता है कि अब की बार बैंक को ये बात समझ आ ही जाएगी। और इसके साथ ही बेचारे जंगकुक की लाइफ में एक भूचाल आ गया था। फोटो सेशन पर कुछ लोगों ने चोरी चोरी जंगकुक की कुछ फोटोज ले ली थी और वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सब यही कह रहे थे कि कितना हैंडसम है, लेकिन बस उसे बुरा लगता था कि कोई भी उसकी फोटोज ना ले। वो ज्यादा पब्लिसिटी कभी भी नहीं चाहता था, इसीलिए उस फोटोग्राफर से जाकर दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह से मेरी फोटोज डिलीट कराओ, मेरा फेस नहीं आना चाहिए। जबकि ह्योन एक दिन अपनी शॉप पर मैनेजर हुआंग को और साथ साथ अपने हस्बैंड को इकट्ठे देख लेती है और वो दोनों ऐसे नाटक करने लगते हैं कि जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। पर ह्योन भी उनको साफ साफ कह देती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते और चोरी चोरी मिलते भी हो, जाओ और इकट्ठे टोना फिश खाओ, मैं तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही हूँ। और उनको फूड भी सर्व नहीं करती। ह्यूजन अब काफी दिनों बाद अपने घर आता है। यहाँ पर उसे देखकर पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी ने उसके घर को गेस्ट हाउस बना लिया है। वहाँ पर काफी सारे फॉरेनर्स खड़े हुए हैं और एक पार्टी चल रही है। वो कहती है कि तुमने तो यहाँ रहना नहीं है और मेरी कोई पर्सनल लाइफ तो है नहीं, तो क्यों ना इसी घर के थ्रू पैसा कमाया जाए। और यहाँ पर इतने सारे फॉरेनर्स को देखकर ह्यूजन इतना पोजेसिव होता है कि अब लगता है कि वो घर छोड़ने की बात ही नहीं करेगा कभी भी। मून ने काफी अच्छी चाल चली थी उसे बांध लेने के लिए। सीओ काफी परेशान थी क्योंकि जंगकुक ने उसे कुछ दिनों से कुछ कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज वो उसके घर की तरफ आ रहा था और वो खिड़की से ये सारा मंजर देख सकती थी। यहाँ पर एक बच्चा गाड़ी के नीचे आने लगता है कि जंगकुक अपनी जान पर खेलकर उसे जाकर बचाता है और खुद भी जख्मी हो गया था। पर आंटी उल्टा उसी को ही डांटे जा रही थी कि अगर तुम एक रेस्क्यूअर हो तो तुमने ढंग से मेरे बेटे को बचाना था, इसे खरोच क्यों आई है। सीओ उन आंटी को काफी सुनाती है और कहती है कि देखें इस लड़के ने भी तो खुद को जख्मी किया है। एक्चुअली फायर फाइटिंग की जॉब ही ऐसी थी कि इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो कि सोल्जर्स को मिला करती थी, ऑल्दो ये भी सोल्जर्स की तरह अपनी जान को हमेशा खतरे में डालते हैं दूसरों के लिए। अब उसके बाद सीओ उसे अपने घर में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम शावर ले लो। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे से कपड़े थे और वही मजबूरन से पहनने पड़ते हैं। बेशक सीओ को पता था कि जंगकुक ने अपना नाम बदला हुआ है, लेकिन उसे इतना जरूर विश्वास था उस पर कि ये गलत इंसान नहीं हो सकता। आज वो उसके साथ समय बिताती है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और उसके बाद जंगकुक उसे किस करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि जंगकुक यहाँ से जा चुका है, लेकिन जाते जाते उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना कर गया था और अपना एक लेटर भी उसके लिए छोड़ कर गया था। इस लेटर में उसने अपनी जिंदगी की सारी हकीकत उसके सामने खोल कर रख दी थी, जो भी वो उसे जुबानी नहीं बता सका था, यहाँ पर लेटर के थ्रू उसने लिख कर बता दिया था। और इतने में वही सारा कुछ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका। उसी रिपोर्टर ने जिसने पहचान लिया था कि मीराडोंग का लड़का है, उसने उसकी स्टोरी सोशल मीडिया पर उसकी फोटो के साथ ही पब्लिश कर दी थी। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली बचपन में जंगकुक के घर वाले एरिया में आग लग गई थी और उसकी मम्मी को लगा था कि मेरा बेटा अंदर सो रहा है, उसे कोई बचाओ जाकर, और उसी वजह से एक फायर फाइटर अंदर गया था उसे बचाने के लिए। इतने में देखा तो उसका बेटा बाहर से खेल कर आ रहा था। रात के टाइम पर जंगकुक बाहर फिर रहा था और उसकी वजह से उस फायर फाइटर की जान चली गई। इसी बात को लेकर सारे लोग उसे और उसकी मां को दोष देते थे क्योंकि सारी कम्युनिटी को ये बात पता चल गई थी और उसके बाद उन्होंने हर तरफ ये बात फैला दी थी। हर कोई उसे चारकोल बॉय कहता था क्योंकि उसकी मम्मी बारबेक्यू रेस्टोरेंट चलाती थी। इसी वजह से वो बचपन से ही डिप्रेशन में रहता था और अक्सर उसने लोगों से लड़ाई भी की थी इसी बात को लेकर, और उसे एक दो दफा पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था कि जैसे उस बच्चे की गलती की वजह से एक फायर फाइटर की जान गई है। और अब भी सबके सामने जंगकुक का पास्ट आ जाता है। नाम भी बदला था पर कोई भी फायदा नहीं था। ऐसे में सीओ उसके पास आती है और कहती है कि चाहे लोग जो भी बातें करें, मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारे दिल को पहचानती हूँ, तुम ऐसे इंसान नहीं। और इसलिए में उसे ये भी पता चल जाता है कि जिस फायर फाइटर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी जान चली गई थी, एक्चुअली वो जिंदा है, वो मरा था ही नहीं कभी। वो कहती है कि मैं उसे जाऊंगी और तलाश करूंगी, पर जंगकुक उसे रोक देता है, कहता है कि अगर वो सामने आए तो इससे ज्यादा भी लोग मेरी पब्लिसिटी करेंगे और मुझे पब्लिसिटी से बहुत डर लगता है। जबकि उधर ह्योन ने अंदाजा लगा लिया था कि उसका हस्बैंड इंटेलिजेंस में काम करता है, वो एक स्पाई है। वो जान गई थी। आज वो घर आता है तो उसे कह कि उस मैनेजर हुआंग से तो तुम्हारा चक्कर हो ही नहीं सकता, तुम चाहे जैसे भी हो, इतना जानती हूँ कि मेरे साथ सिंसियर। जबकि जंगकुक को
थोड़े दिनों तो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ कंपेन जोर पकड़ने लगती है तो बहुत से लोग जो उससे प्यार करते थे, जो उसके मन को पहचानते थे, वो उसके हक में भी आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन लोगों को भी उसने आज तक रेस्क्यू किया था या फिर जिनकी भी वो मदद करता था, वो सारे लोग सोशल मीडिया पर अब एक काउंटर कैंपेन चलाते हैं जिसके थ्रू उसका असल फेस दुनिया के सामने लेकर आते हैं। ये वो लोग थे जो हमेशा शांति से रहते थे, कभी भी एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन जब उन्होंने जुल्म होते हुए देखा तो खामोश रहना ठीक नहीं समझा। और इनके साथ साथ वो बैंग भी था, वो भी अब ये शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने भी जंगकुक के हक में एक पोस्ट की थी और बताया था कि इसने मुझे भी रेस्क्यू किया है, ये बहुत अच्छा इंसान है। और तो और वो फायर फाइटर जो इस टाइम पर हैंडीकैप हो चुके थे, वो भी सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की वजह से मेरी जान नहीं गई थी, ये खुद फायर फाइटर बन गया है, मेरे साथ जो हुआ मेरी ड्यूटी की वजह से हुआ, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, मेरे बारे में गलत बातें ना फैलाई जाएं। और फिर जंगकुक भी उस फायर फाइटर से मिलने के लिए जाता है। वो उसके सामने झुककर उसे सॉरी करता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम भी आज फायर फाइटर बन चुके हो, मैं तुम्हारी वजह से खुद को खतरे में नहीं धकेल रहा था, तुम एक दिन मेरी बात समझ जाओगे कि हम लोगों का जज्बा ही ऐसा होता है कि जब तक आखिरी बंदे को अंदर से रेस्क्यू नहीं करते हम लोग सुकून से नहीं बैठ सकते। अब उससे मिलने के बाद जंगकुक को लगता था कि उसके दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया है, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। इतने में जंगकुक के फोन पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि कोई चोरी चोरी सीओ की वीडियोस बना रहा था, जब वो अपने रोबोट से बहुत से लोगों का पर्सनल डाटा निकलवा रही थी। और वहीं पर ही उसने मिस्टर ओह का और उसके साथ साथ जयामिन का भी डाटा निकलवाया था। और अब उसे लगने लगता है कि इन मिस्टर को भी यही लेकर आई होगी, ऑल्दो मैंने इसे मना भी किया था। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था जब मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन वो बहुत कहती है कि मुझ पर विश्वास कर, और खुद ही उसे उस रोबोट के पास लेकर आती है और कहती है कि मैंने इसे डिजाइन नहीं किया, ये पहले से ही ऐसा था। पर अब की बार वो फ्रिज बिल्कुल नॉर्मली चालू हो रहा था, उसने किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ये सब देखने के बाद एक दफा तो जंगकुक चुपचाप वहां से चला जाता है, जबकि सीओ को परेशानी थी कि उसकी रिकॉर्डिंग आखिर कौन कर रहा था। यहाँ पर ऑफिस में ही कोई था जो उसका दुश्मन बन चुका था। अब वो ऑफिस जाकर हर एंगल से चेक करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कौन है जो हिडन कैमरा रख सकता है। सभी के कंप्यूटर्स भी चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर हुआंग के कंप्यूटर तक पहुंचती है तभी इंटेलिजेंस से कोई आ चुका था जो कि तुरंत ही उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। अब यही बात हर तरफ फैल चुकी थी कि ऐसा कुछ तो बुरा किया है सीओ ने, कुछ इलीगल किया होगा, तभी तो उसे इंटेलिजेंस वाले पकड़ कर ले गए हैं। और यही बात इसी तरह से घूमती घुमाती जंगकुक तक भी पहुंच जाती है और वो बेचारा उसके लिए बहुत परेशान होता है, उसके घर के सामने खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है। उधर सीओ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हियोन का ही हस्बैंड आता है और वो उसे बताता है कि किस तरह से उस फ्रिज में एक जीएसएस सिस्टम था जो कि हमारा ही इंटेलिजेंस का बनाया हुआ रोबोट था, कि इंटेलिजेंस के बनाए हुए रोबोट से तुम लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेती रही थी, इसके बदले तुम्हें 2 साल सजा भी हो सकती है। सजा के लिए वो उसे पकड़ता नहीं है, बल्कि उससे पूछने लगता है कि आखिर हियोन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे समझाती है कि मैं मानती हूँ तुम टेंशन में और इसी वजह से मुझे यहाँ पर पकड़ कर लाए, तो तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, प्रॉब्लम उसकी तरफ नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ है, तुम बस उसे अपना मन खोल कर दिखाओ और बताओ कि तुम आइंदा उससे कुछ भी नहीं छुपाओगे। अब वो बेचारी जैसे ही वापस लौटती है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन जंगकुक उसके लिए बहुत परेशान था। वो तुरंत ही आते ही उसे हक कर लेता है, पर यहाँ पर सीओ बहुत डरी हुई थी और उससे कहने लगती है कि मैंने कुछ गलत किया है और अगर मुझे सजा हुई और उसकी वजह से तुम्हारी जॉब को या तुम्हारी पब्लिसिटी को नुकसान पहुंच सकता है, मैं एक अपराधी हूँ और कल को अगर मैं पकड़ी गई तो तुम्हें बहुत सफर करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझसे रिलेशन खत्म कर दो। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस का एक कोलीग जिसका नाम मिस्टर जो है, उसी ने ये सारा कुछ किया था। वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था चोरी चोरी, और इसी बारे में उसके ऑफिस में भी पता चल जाता है क्योंकि उसकी डेस्क पर की चेन की शक्ल का स्पाई कैमरा पकड़ा गया था। यहाँ पर जो सीओ को बांध देता है वो एक साइकोपैथ था। वो सीओ को लाइक करता था और चाहता था कि वो बदले में उसको ध्यान दे, लेकिन वो कभी भी उसकी तरफ देखती ही नहीं थी। और साथ ही साथ उसकी नज़र उस जीएसएस चिप पर भी थी। वो उससे कहने लगता है कि वो चिप तो गायब हो गई है, तुमने ज़रूर अपने घर में रखी होगी, लेकिन वो बोलती है कि मुझे सबकी कोई खबर नहीं। अब जैसे ही उसे फील होने लगता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वो पागल हो चुका था और वो फैसला करता है कि मैं इसको इस घर के साथ ही जला दूंगा। जब वो ऐसा कर रहा था तो सीओ चोरी चोरी एक वॉच को अपने पास ले आती है। एक्चुअली ये एक ऐसी वॉच थी जो कि उसने अपने और जंगकुक के लिए बनाई थी। वो उसको अलार्म के थ्रू इन्फॉर्म कर सकती थी, जो तो उसे आग लगाकर वहां से जा रहा था। इतने में वो वापस मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर मैनेजर हुआंग भी पहुंच गई है। वो आते ही उसकी ठीक ठाक ठुकाई लगाती है और उसके बाद सीओ को आकर बचा लेती है। पर वो आग से कैसे निकलेगी, वो लोग यही देख रहे थे कि इतने में हमारा हीरो वहां पहुंच जाता है और जंगकुक आते ही सीओ को वहां से बचाता है और उसे कैरी करता हुआ बाहर ले जाता है।
बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि जो वहां पर था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकला क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक है। तो अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर एक क्रिमिनल को बचाने के लिए फायर फाइटर अंदर जाता है। ऑल्दो जंगकुक को वो बहुत रोकती है, पर फिर भी वो अंदर गया था और जो को बचाकर बाहर लेकर आया था। वो कहता है कि आज मुझे समझ आई कि उस फायर फाइटर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर क्यों लगाई थी। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि हियोन के अपने हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके पीछे मिस्टर ओह नहीं था। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो चाहते थे कि मेरी तरह से कोई और सफर ना करे। वो एक्चुअली हियोन के अपने हस्बैंड से सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से वो अक्सर उससे भी मिलते थे और उसके हस्बैंड को भी कन्विंस करने की कोशिश करता था। और फिर फाइनली वो लोग उनकी सुलह करा ही देते हैं। उन दोनों की मैरिज तो रजिस्टर हुई हुई थी, लेकिन आज वो लोग अपनी एक छोटी सी वेडिंग सेरेमनी करते हैं जिसपे हियोन एक दुल्हन बनी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। यहाँ पर वो जैसे ही अपना बुके फेंकती है तो वो बुके जंगकुक के हाथ में आता है। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट शादी की बारी जंगकुक की और सीओ की ही होगी। वो सीओ को वो बुके दे देता है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। वो दोनों एक कपल बन चुके थे, लेकिन सीओ ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था क्योंकि अब उसका वहां रहने को बिल्कुल मन नहीं करता था। नेक्स्ट जॉब की तलाश में ही थी कि इतने में उसे एक ईमेल आती है और पता चलता है इंटेलिजेंस वालों ने उसे अपने साथ हायर करने का फैसला किया था क्योंकि उसने जीएसएस का राज अपने अंदर ही रखा हुआ था। बजाय सजा देने के उन्होंने उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था। इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।